नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के सनबिक क्लासेज में। हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल के प्लेटफॉर्म के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, वॉल्यूम 2। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है, जिसमें 150 प्रश्न दिया हुआ है। सारे प्रश्न को डिटेल सॉल्यूशन किया गया है। आप इसे पूरा जरूर देखें, आने वाले एग्जाम में काफ़ी फायदा करेगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन के भारत आने पर निम्नलिखित में से नारे के साथ इसका स्वागत किया गया था। निम्नलिखित में से किस नारे के साथ इसका स्वागत किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साइमन वापस जाओ, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन। लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते समय पुलिस की लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए थे और बाद में उनका निधन हो गया था। साइमन कमीशन के जो नियुक्ति कौन किया था साइमन आयोग का? तो वो किया था राज्य सचिव बर्कनहेड ने। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया। इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं। साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले 2 दल थे। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले इनमें से कौन से दल थे? एक जस्टिस पार्टी और एक पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी। दिसंबर 1927 में मद्रास में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया था और जिसकी अध्यक्षता M.A. अंसारी ने किए थे। अगला है, हाल ही के दिनों में चर्चा में रहे जॉर्जियो मेलोनी किस देश की प्रधानमंत्री है? जॉर्जियो मेलोनी। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इटली की प्रधानमंत्री है जॉर्जियो मेलोनी। वर्तमान में इटली के राष्ट्रपति है सर्जियो मातारेला और इटली की ये पहली महिला PM है जॉर्जियो मेलोनी। इटली की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो आधिकारिक मुद्रा जो है वो यूरो है और इटली की राजधानी कहाँ है? तो रोम है। नवंबर 2023 में इटली ने 47 साल बाद डेविस कप 2023 भी जीता है। हाल ही में थावे महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? थावे महोत्सव। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार में किया गया। थावे महोत्सव का आयोजन बिहार में किया गया। तोरंगिया महोत्सव कहाँ किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा? तोरंगिया महोत्सव। अगर सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में भूमचू महोत्सव मनाया गया। क्या कौन सा महोत्सव? भूमसिम महोत्सव। और असम में कौन सा महोत्सव मनाया गया? तो गज उत्सव। कौन सा महोत्सव? गज उत्सव असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित किया गया। अगला है, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है? भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मालदीव। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे छोटा द्वीप देश मालदीव है। यह भारत के मिनिकॉय द्वीप से 8 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है। मालदीव की राजधानी कहाँ है? तो मालदीव की राजधानी जो है वो माले है। मालदीव को 1965 में ब्रिटेन से आज़ादी मिला और 1968 ईस्वी में गणतंत्र घोषित किया गया। 1988 में भारतीय सेना का विदेशी धरती सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन क्या था? तो वो था कैक्टस। अगला है, लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा किसे कहते हैं? लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, म्यांमार को कहा जाता है। न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? तो वो है कीवी। और ड्रैगन का देश किसे कहा जाता है? तो वो चीन को। कंगारू का देश ऑस्ट्रेलिया को। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को। प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप बेल्जियम को कहा जाता है। काला महाद्वीप अफ्रीका को कहा जाता है। और भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को कहा जाता है। और लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा म्यांमार को कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि मानी जाती है? स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि मानी जाती है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1921 से 1951। 1921 से 1951 की अवधि स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि मानी जाती है। जनगणना का महान विभाजक वर्ष 1921 को कहा जाता है। जनगणना का लघु विभाजक वर्ष 1951 को कहा जाता है। 1911 से 1921 ईस्वी के दौरान भारत में जनसंख्या का दशकीय वृद्धि ऋणात्मक रहा था। कितना? 0.31% रहा था। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य अभी कौन है? तो उत्तर प्रदेश। और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो वो है सिक्किम। भारतीय संविधान की धारा 246 के अनुसार देश की जनगणना कराने का दायित्व संघ सरकार को सौंपा गया है। किस अनुच्छेद के तहत जनगणना होता है? तो अनुच्छेद 246 के तहत। कितना? 246 के तहत। अगला है, 3 प्रमुख बौद्ध स्थल रत्नागिरी, ललितागिरी एवं उदयगिरी इनमें से किस राज्य में स्थित है? रत्नागिरी, ललितागिरी एवं उदयगिरी। और इसका सही आंसर हो जाएगा कौन? तो हो जाएगा डी, उड़ीसा में। रत्नागिरी, ललितागिरी एवं उदयगिरी उड़ीसा में स्थित प्रमुख बौद्ध स्थल है। अब बिहार में प्रसिद्ध बौद्ध स्थल कहाँ है? तो वो है बोधगया में। कहाँ? बोधगया। उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो सारनाथ, कुशीनगर एवं श्रावस्ती प्रमुख बौद्ध स्थल है।
बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध थे और बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? वो सिद्धार्थ था। अगला है, कंप्यूटर एक सरल सिद्धांत गीगो का अनुकरण करता है, उनका अर्थ क्या है? GIGO का अनुकरण करता है, जिसका अर्थ क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कूड़ा अंदर कूड़ा बाहर। GIGO का पूर्ण रूप है गार्बेज इन गार्बेज आउट। GIGO का उपयोग किसी भी बुरे इनपुट का वर्णन करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर का GIGO सिद्धांत है, गलत डालिए गलत निकलेगा, सही डालिए सही निकलेगा, अच्छा डालिए अच्छा निकलेगा। अगला प्रश्न है कि लता मंगेशकर सम्मान किस राज्य द्वारा आरंभ किया गया? लता मंगेशकर सम्मान, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आरंभ किया गया लता मंगेशकर सम्मान। यह सम्मान के अंतर्गत 2 लाख रुपये की आयकर मुक्त राशि, प्रतीक चिन्ह तथा शॉल दिया जाता है। लता मंगेशकर सम्मान कब से शुरू हुआ? तो 1984 ईस्वी से स्थापित किया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। भारत के सर्वोच्च पुरस्कार का नाम जो एक असैन्य नागरिक को दिया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत रत्न। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है जो एक असैन्य नागरिक को दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1954 ईस्वी में की गई थी। भारत का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार पद्म विभूषण और तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार पद्म भूषण है। और सैन्य क्षेत्र में सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार जो है वो क्या है? परमवीर चक्र है। ये सैन्य के क्षेत्र में जो है वो सर्वोच्च पुरस्कार है। अगला है, गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, PT उषा। PT उषा का पूरा नाम पिल्लू बाल कंडिटेका प्रबिल उषा है। PT उषा को ही उड़न परी भी कहा जाता है। सुनील गावस्कर को क्या कहा जाता है? लिटिल मास्टर कहा जाता है। सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है। द बॉल, मिस्टर डिपेंडेबल उपनाम है किसका? तो राहुल द्रविड़ का। और द टर्मिनेटर भज्जी का उपनाम है, यानी हरभजन सिंह का। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी गई है? जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी गई है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश को। साहसिक खेल और जल पर्यटन नीति 2023 को लागू करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। विश्व का सबसे पहला देश कौन सा है जिसने प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगा दिया है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड विश्व का सबसे पहला देश है जिसने प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगा दिया है। नॉर्वे बरना की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। नॉर्वे वनों की कटाई, वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। और इलेक्ट्रिक वाहनों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश स्विट्जरलैंड है। इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला नीदरलैंड पहला देश है। और CO2 पर कर लागू करने वाला फिनलैंड दुनिया का पहला देश है। एशियाई पैरा गेम्स 2023 में एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? एशियाई पैरा गेम्स में सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंकुर धामा। कौन बन गए? तो अंकुर धामा एशियाई पैरा गेम्स 2023 में एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। भारत ने एशियन पैरा गेम्स 2023 में 29 स्वर्ण, 31 रजत और 51 कांस्य पदक सहित कितना? 111 पदक हासिल किया है। शीतल देवी दुनिया की पहली महिला बिना हाथ वाली तीरंदाज है जो अपने पैरों से निशानेबाजी करते हुए स्वर्ण पदक जीती है। और पहला पैरा एशियाई खेल 2010 में चीन के ग्वांगजू में आयोजित किया गया था। पैरा खेल 2010 में शुरू हुआ था। और पहला एशियाई खेल कब शुरू हुआ था? तो 1951 ईस्वी में। हाल ही में वैश्विक स्तर कर चोरी रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई थी? वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरोपीय संघ के द्वारा जारी किया गया है। कर चोरी करों का भुगतान न करने का अवैध कार्य है जो सरकार को अपनी आय कम दिखाकर, कटौतियां बढ़ाकर, विदेशों में पैसा छुपाकर रखने वालों को चुकाना पड़ता है। अगला मैथ का प्रश्न है, आइए देखते हैं। यदि संख्या 3, 5, 6 बाई x 90 से विभाज्य है तो y माइनस x का मान क्या होगा? तो आइए 90 से विभाजित करते हैं 3, 5, 6 बाई x को। आइए सबसे पहले कितने 3 बार में, तो 9 27, 270, यहाँ हो जाएगा 86। बाई को नीचे करते हैं, अगर हम 9 बार में करते हैं तो ये 900 हो जाएगा। 9 बार करते हैं तो 81, 810 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो 8 तो कट जाएगा। यहाँ पर अगर हम लिखते हैं 5 बाई और क्या है x को नीचे करते हैं, 5 बाई x को अब कितने बार में अति करेंगे? तो 6 बार में करेंगे तो ये 540 आ जाता है।
ये 5 5 तो कट जाएगा, तो बाई एक्स के जगह पर क्या अगर रहता 40 रहता तो हमें पूरी ये कट जाता, क्योंकि यहाँ प्रश्न में कह रहा है 90 से विभाज्य है। तो बाई एक्स बराबर क्या है, तो वो है 40 है। तो बाई माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 4 माइनस 0 बराबर 4। आंसर हमारा कितना आ जाएगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पानी का एक ड्रम 3/4 भरा है। जब इसमें से 9 लीटर पानी निकाला जाता है तो यह 1/2 भरा रह जाता है। ड्रम की क्षमता कितनी है। माना कि ड्रम की क्षमता कितना है, 1 लीटर है। प्रश्न में कह रहा कि 3x/4 माइनस 9 बराबर हो जाता है कितना, x/2। जब इसे सोल्व करेंगे तो x/4 बराबर आएगा 9, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 36। हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, बी। एक पूल में 3 नल है। पूल को भरने में पहले नल को 4 दिन, दूसरे नल को 2 दिन और तीसरे नल को केवल 12 घंटे लगते हैं। तीनों नलों का उपयोग करके पूल को भरने में कितना समय लगेगा। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। ए को भरने में 4 दिन, बी को भरने में 2 दिन और सी को भरने में कितना लगता है, तो ये 4 दिन मतलब 96 घंटा, ये 48 घंटा और इसे लगता है 12 घंटा। इन सब को अगर हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो 96 कुल कार्य हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 2 और इसे 8 लिखेंगे। आइए कह रहा है क्या कि ए प्लस बी अब प्लस सी, यानी तीनों नल कुल भरने में कितना समय लगेगा। ए प्लस बी प्लस सी को अगर हम 1 घंटे का कार्य लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 + 2 + 8 का मतलब टोटल कितना हो जाएगा, 11। तो अगर हम पूरे कार्य कितना है 96, तो 96 से अगर हम 11 डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8.8/11 घंटे हो जाएगा। क्योंकि 11 कार्य करने में 1 घंटा लगता है तो डिवाइड कर देंगे 96 कार्य को, तो 8.8/11 हो जाएगा। आंसर हमारे पास हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है, सरल करें √56 + √185 + 88 रूट के √36 + 19। तो यहाँ पर देखिए √36 है, √36 को कितना लिख सकते हैं, तो 6 लिख सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा √6 + 19 आ जाएगा। चलिए यहाँ पर आइए लिखते हैं, ये 56 + √185 + क्या है 88, और इसका रूट कितना 19, अब 6 कितना हो जाएगा 25। इससे क्या लिख सकते हैं, √25 को 5 लिख सकते हैं। अगला स्टेप करिएगा तो 56 + √185 प्लस क्या हो जाएगा 88 तो है ही, और √25 का 5 हो जाएगा, इसे 5 से गुना कर दीजिए। फिर अगले स्टेप में लिखिएगा 56 + 185 और प्लस कितना हो जाएगा 88 × 5 कितना हो जाएगा 440। जब इसे जोड़ दीजिएगा 185 + 440 कितना 56 प्लस रूट कितना हो जाएगा, तो 625 हो जाएगा। और √625 कितने के बराबर हो जाता है, तो ये 25 के बराबर हो जाएगा। 56 + 25 जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √81। आंसर कितना हमारा आ जाएगा, √81 बराबर 9। सही आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन डी 9। अगला प्रश्न है कि 2 अंकीय संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाए तो नई संख्या में 9 जोड़ा जाए तो नई संख्या मूल संख्या के 3 गुना के बराबर हो जाती। संख्या हमें ज्ञात करना है। माना कि 2 अंकीय की संख्या की अगर इकाई में क्या है, इकाई में हम इसको x मान लेते हैं, तो दहाई में हमारे पास क्या आ जाएगा, तो 9 - x हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि इकाई प्लस दहाई जोड़ के 9 है। मूल संख्या क्या हो जाएगा, मूल संख्या बराबर हो जाएगा 10 × 9 - x + x हो जाएगा। ये क्यों हो जाएगा, अगर बाई x संख्या रहता है तो 10y + x हो जाता था। क्या हो जाता था, 10y + x। 10 कॉमन है, बाई की जगह पर ये लिखे प्लस x। ठीक उसी तरह जब इसे सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 90 - 10x + x बराबर 90 - 9x। हमारे पास मूल संख्या कितना आ गया, 90 - 9x। अब नई संख्या बराबर क्या हो जाएगा, नई संख्या बराबर तो कर है उलट देने पर, यानी 10x + 9 - x। तो 10x प्लस कितना हो जाएगा 9 - x, तो हो गया 9x + कितना 9।
अब जब नई संख्या आ गया है और मूल संख्या भी आ गया है, अब प्रश्न में कह रहा है कि जो हमारे पास नई संख्या 9x + 9 जो नए है वो, उसमें अगर 9 जोड़ते हैं तो हमारा जो पुरानी संख्या था कितना था 90 - 9x, वो उससे 3 गुना ज़्यादा है, तो गुना 3 कर देंगे। इसी को हमें हल करना है। जब हल कीजिएगा तो x बराबर आ जाएगा 7, यानी इकाई अंक की जगह पर 7 आ गया, तो दहाई की जगह पर क्या आ जाएगा, दहाई पर आ जाएगा 9 - 7 बराबर कितना 2, यानी हमारे पास संख्या कितना आ गया 27। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। किसी निश्चित राशि को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 8:5, बी और सी के हिस्से का अनुपात 2:3 है। यदि ए और सी के हिस्से के बीच का अंतर 420 है तो वह राशि क्या होगा। यहाँ पर ये कह रहा है कि ए अनुपात बी बराबर कितना है 8:5 और बी अनुपात सी कितना है तो 2:3 है। ए अनुपात बी अनुपात सी कितना हो जाएगा, तो जब इसे निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 16:10:15, ये हमारे पास आ गया। अब प्रश्न में कह रहा है अगर इसे हम मान लेते हैं 16x, ये 10x और ये 15x। प्रश्न में कह रहा है कि a - c बराबर 16x माइनस कितना 15x बराबर है 420 है। तो इससे हमें x का मान निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा। तो अभीष्ट राशि जो हमारे पास आएगा 16x + 10x + 15x जोड़ देंगे 41x हो जाएगा। तो 41 गुना कितना है 420 बराबर हो जाएगा 17,220। आंसर हमारे पास आ जाएगा सी। अगला प्रश्न है कि यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर 5% वार्षिक दर पर 2 वर्ष में 26,400 हो जाती है तो धनराशि क्या है। साधारण ब्याज बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, तो मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। अब यहाँ पर कह रहा है कि दर और समय दिया हुआ है कितना 5 गुना 2, यानी कितना हो जाएगा 10%। ये अगर टोटल अगर दर होगा 2 साल में तो वो 10% हो जाएगा। तो कह रहा है कि 110% अगर बराबर कितना हो जाएगा 26,400 हो जाएगा, उतनी राशि दिया हुआ है। तो हमें निकालना है कितना 100% पूछ रहा है। तो 100% निकालने के लिए क्या करना होगा 26,400 बटा कितना 110 गुना 100 कर देंगे, तो हमारे पास इसे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा कितना 24,000 रुपया। आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है कि होम डेकोर शॉप में हर वस्तु का अंकित मूल्य वास्तविक क्रय मूल्य से 30% अधिक रखा जाता है। मालिक प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट प्रदान करता है। यदि एक सोफा सेट 23,400 में बेचा जाता है तो उस पर अर्जित लाभ ज्ञात करना है। आइए इसे सोल्व करते हैं कि माना कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है x है। अब कह रहा है 30% मतलब उस पर अंकित मूल्य कर रहा है, तो x + x का 30% बराबर हो जाएगा 13x बटा कितना 10 हो जाएगा। छूट कितना दे रहा है तो वो 10% दे रहा है, कितना में 13x बटा 10, यानी विक्रय मूल्य जो हमारे पास आ जाएगा विक्रय मूल्य होगा 13/10 गुना कितना, यानी वो 90% में बेच रहा है। कीमत कितना रखा है 13x बटा 10 रखा है, तो ये हो जाएगा कितना 117x बटा 100। प्रश्न में कह रहा है वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है 23,400, यानी 117x बटा 100 बराबर हो जाएगा 23,400 हो जाएगा। जब यहाँ सोल्व करेंगे तो x का हमारे पास मान आ जाएगा, वो हो जाएगा कितना 20,000 रुपया आ जाएगा। तो लाभ बराबर कितना हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य हमारे पास कितना था तो 117 गुना x बटा 100 था, यानी कितना था 23,400 था। और x कितना आया हमारे पास, x आया 20,000, तो लाभ कितना हो गया 3,400 रुपये। कितना हो गया 3,400 रुपया हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है यदि कोई छात्र किसी संख्या को 4/3 के बजाय 3/4 से गुना कर देता है तो उसका गणना में त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करें।
तो आइए इसे सोल्व करते हैं। माना कि संख्या कितना है, x है। अब एक में क्या कर देता, x गुना 4/3 कर दिया, यानी 4x/3 कर दिया। दूसरे केस में क्या कर दिया, x को 3/4 होगा तो 3x/4। अब त्रुटि हमें देखना है, त्रुटि क्या होगा कितना, तो 4x/3, लेकिन आना चाहिए 3x/4 हो गया, 7x/12 त्रुटि हुआ। अब त्रुटि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, तो 7x/12 गुना 100 कितना में निकालना है, तो किसी संख्या को 4/3 के बजाय 3/4 किया, यानी करना कितना था 4/3, तो इतना में हमें निकालना है 4x/3 में। तो हमारे पास जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो 43.75% आ जाएगा। आंसर हमारे पास हो जाएगा कितना, हो जाएगा डी, लगभग 44%। 3 महीनों के लिए 16% की वार्षिक दर पर 12,000 की धनराशि पर मिलने वाले चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। ब्याज की गणना त्रैमासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। तो आइए देखते हैं, दर जो हमारे पास कितना है, वो है दर बराबर 16% है, लेकिन त्रैमासिक अगर है तो 16/4 कितना हो जाएगा, 4%। समय कह रहा है कितना है, तो 3 महीना। अगर त्रैमासिक है तो समय हो जाएगा कितना, 1 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 वर्ष। 3/12 गुना 4 बराबर 1 वर्ष, यही है। तो अब चक्रवृद्धि ब्याज बराबर कितना है, चक्रवृद्धि ब्याज 12,000 के कितना, 4%। तो 12,000 गुना 4/100 बराबर कितना हो जाएगा, 480। आंसर हमारा जो आ जाएगा वो आ जाएगा ए। अगला प्रश्न है, x वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे जब 903, 2003 और 1673 को विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान प्राप्त होता है। शेषफल कितना है, तो आइए 2003 माइनस 903 करेंगे, कितना हो जाएगा, 1100 हो जाएगा। और 2003 में 1673 करेंगे तो हो जाएगा 330। और 1673 में 903 करेंगे, एक दूसरे से घटा दे रहे हैं, 770 आएगा। और यही तीनों जो आया है उसका HF निकालना है। क्या है, HF निकालना है, मासा निकालेंगे। तो हमारा x का जो मान आएगा, अभी जो संख्या आएगा वो कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा 110। अब क्या कह रहे हैं कि 903 में से हम अगर 110 से भागा देंगे तो हमारे पास जो शेषफल आएगा वो कितना आ जाएगा, तो 903 भागा 110 करते हैं। अगर इसे 8 बार में करते हैं तो 0 8 8 हो जाएगा, ये कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा कितना, 23। तो 23 जो हमारे है प्रत्येक स्थिति में शेषफल आ जाएगा। कितना आ जाएगा, शेषफल, यानी आंसर जो हमारा हो जाएगा ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिया गया जो एक संख्या है उसका मान ज्ञात करना है, सरल करना है। तो आइए देखते हैं ये कैसे अरेंज किया हुआ है। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दोनों कॉमन है, तो 0.868 इसे बाहर निकाल लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जब इसे बाहर निकाल लिए हैं तो हमारे पास हो जाएगा 0.237 प्लस 0.763। अब बटा इसमें से 0.7 अगर बाहर निकाल लेते हैं, 0.936 प्लस 0.064 बचा है। अब इसे सोल्व करते हैं, 0.868, इसका मान 1 हो गया, और ये 0.7 है, इसका भी मान 1 हो गया। तो दोनों ये तो ख़त्म हो गया, हमारे पास आ गया कितना, तो वो आ गया 0.868 अब बटा 0.7। आंसर हो जाएगा 1.24। क्या हो जाएगा, 1.24। ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 1000 लड़के और 600 लड़कियां एक परीक्षा में भाग लेते हैं। यदि 40% लड़के और 35% लड़कियां उत्तीर्ण हुई तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का प्रतिशत लगभग कितना है। अब 1000 में कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए, तो 40 बच्चे, यानी 40%। और लड़कियों में कितना, 600 में 35% बच्चे जो हैं वो उत्तीर्ण हुए हैं। अब इस तरह लिख सकते हैं, 600 के 35% और 1000 के 40%। अगर इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये 400 प्लस 210 हुआ, कितना, 610 हुआ। अब 610 जो बच्चे हैं वो तो कितने हुए, पास हो गए, लेकिन फेल कितने हुए, हमारे पास
जो फेल वाले आए हैं वो कितने आए, तो वो हो गया 1000 थे बच्चे प्लस 600 लड़कियां, उसमें से 610 पास हुए हैं, तो फेल की संख्या 990 हो गए। तो इसका अगर हम परसेंटेज निकालते हैं तो हो गया 990 बट्टा कितना है टोटल, इतना 1600 टोटल बच्चे हैं जिसमें 990 फेल हो गए, गुना 100 कर देंगे, हमारा परसेंटेज आ जाएगा 61.875%। कितना 61.875। आंसर हमारा हो जाएगा सी। सबसे पहले 40% निकाल लिए 1000 में, 600 में 35% निकाल लिए, दोनों को जोड़ लिए, वो पास होने वाले लड़कों की संख्या आ गया, या लड़का और लड़कियां दोनों मिला के 610 आ गए। तो फेल कितने हो गए, तो टोटल में 610 घटा दिया 990 आ गए, उसका परसेंटेज निकाल दिए। अगला है टोनी ने 6,50,000 की कुल राशि में 2 कारें ए और बी खरीदता है। यदि यह कार ए को 20% लाभ पर बेचता है और कार बी को 25% हानि पर बेचता है, उन दोनों कारों के एवज में समान विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, कार ए और बी का क्रय मूल्य क्या है। विक्रय मूल्य तो समान है, एक लाभ पे बेचा है एक हानि पे बेचा है तो भी, लेकिन खरीदा होगा कहीं ना कहीं कम और बेस में, तो वही क्रय मूल्य पूछ रहा है कितने में खरीदा है। चलिए ये प्रश्न में कर रहा है ए को जो है वो 20% लाभ पे बेच रहा है, यानी 120/100 पे बेच रहा है, और दोनों को बराबर है क्योंकि बी हानि पे बेच रहा है 25% पे, यानी हमारे पास जो है ये बराबर है। तो ए बटा बी बराबर कितना हो जाएगा 5/8 के रेशियो में, यानी ये 5x हो जाएगा, ये 8x हो जाएगा। अब प्रश्न में कह रहा है कि दो कार ए और बी में खरीदता है, यानी ए प्लस बी के कितना हो जाएगा 6,50,000 रुपया, 6 लाख कितना हो जाएगा 50,000 रुपया हो गया ए प्लस बी का। तो 5x प्लस 8x बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6,50,000। तो कितना हो जाएगा 13x बराबर 6,50,000, x बराबर हो जाएगा 13×5 = 65, 50,000 हो जाएगा। तो हमें निकल कर आ जाएगा ए बराबर कितना 5 गुना 50,000 कितना हो जाएगा 2,50,000 रुपया में खरीदा। बी का मान कितना हो जाएगा, तो 8 गुना 50,000 तो हो जाएगा कितना 4 लाख रुपया में खरीदा है। हमारे पास जो आंसर हो जाएगा 25 और 40 का कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 2 अंकीय संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है तथा संख्या और उसके अंकों का योग का गुणनफल 826 है, वह संख्या निम्न में से किन 2 संख्याओं के बीच में स्थित होगा। आइए सोल्व करते हैं। माना कि दहाई अंक जो है, यहाँ पर दहाई अंक x मान रहे हैं, इकाई कितना हो जाएगा, इकाई हो जाएगा x + 4 हो जाएगा। तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा, संख्या बराबर हो जाएगा 10x + x + 4, यानी 11x + 4। ये किससे हुआ है, तो अगर संख्या हमारे पास बाई x होता है, क्या होता है संख्या अगर हमारे पास बाई x होता है तो 10y + x लिखते हैं, इसी से हुआ है 10x + x + 4, यानी 11x + 4। प्रश्न में कह रहा है कि 11x + 4 × x + x + 4 बराबर कितना है 826 है। जब इससे आगे और स्टेप में करेंगे तो ये होगा 11x + 4 × 2x + 4 बराबर 826, 22x² + 52x + 16 बराबर 826। जब इसे तोड़ते हैं तो 11x² + 26x - 405 बराबर 0। यहाँ से हमें क्या करना होगा कि तोड़ देना होगा 11x² + 81x - 55x - 405 बराबर 0। x और का मान यहाँ से कितना हो जाएगा x - 5 बराबर 0 हो जाएगा, x बराबर 5 आ जाएगा। तो संख्या में अगर हम रखेंगे तो हो जाएगा 11 गुना 5 + 4, क्योंकि 11x + 4 हमारे पास जो है ये संख्या आया था, तो ये हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा 59, जो कि 55 और 60 के बीच में है। आंसर हो जाएगा बी। यहाँ सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सोल्व करना होगा। अगला है तराइन के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में किसको पृथ्वीराज चौहान III ने हराया था।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद गौरी को। पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था तराइन के प्रथम युद्ध में। ये कब लड़ा गया था? तो 1991 में लड़ा गया था। लेकिन 1992 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था। अगला है, प्रथम महिला प्रीमियर लीग 2023 में इमेजिंग प्लेयर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया? इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यस्तिका भाटिया को। यस्तिका भाटिया को सम्मानित किया गया। महिला प्रीमियर लीग के पहले संस्करण का आयोजन वर्ष 2023 में कहाँ हुआ? तो ये महाराष्ट्र में हुआ और मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर पहला प्रीमियर आईपीएल खिताब जीत लिया। सबसे ज़्यादा रन बनाकर प्रथम महिला प्रीमियर लीग 2023 में ऑरेंज कैप अवार्ड मैक लैनिंग को हासिल हुआ था। अब मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड हेनली मैथ्यूज को दिया गया। निम्नलिखित में से किसका जन्मदिवस डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर बिधान चंद्र राय के जन्मदिन पर भारत में डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। और प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 1 जुलाई को मनाया जाता है। निम्न में से किसे ड्यूस के उपनाम से संबोधित किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुसोलिनी को कहा जाता है। मुसोलिनी को ड्यूस के उपनाम से संबोधित किया जाता है। इन्होंने फासिज्म का जन्मदाता माना जाता है। इन्हें फासिज्म का जन्मदाता माना जाता है। इनके दल का नाम फासिस्टवाद था जिसकी स्थापना मिलान में की गई थी। और हिटलर को किस नाम से जानते? कई बार प्रश्न पूछा जाता है, तो फ्यूरर के नाम से जाना जाता है। नेपोलियन का उपनाम क्या है? द लिटिल क्या है? द लिटिल कारपोल है। द लिटिल कारपोल है। लॉ चांसलर यानी आयरन मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो बिस्मार्क का जाना जाता है आयरन मैन के नाम से। आयरन मैन के नाम से। हेमिस गोम्पा नामक मठ कहाँ स्थित है? हेमिस गोम्पा, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लद्दाख में। हेमिस गोम्पा एक तिब्बती बौद्ध मठ है जो लेह लद्दाख में स्थित है। हेमिस त्यौहार प्रभु पद्मम संभव यानी गुरु रिनपोछे को समर्पित है जो हेमिस गोम्पा का एक विशेष त्यौहार है। मतानचेरी पैलेस कहाँ स्थित है? मतानचेरी, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल में स्थित है। मतानचेरी पैलेस कोचीन में स्थित है। यह पैलेस पुर्तगाली पैलेस है जिससे डच पैलेस के नाम से अधिक जाना जाता है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शुक्र ग्रह है। सौरमंडल का चमकीला ग्रह शुक्र है और शुक्र सबसे गर्म ग्रह भी है। बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और ज्ञानमीड सबसे बड़ा उपग्रह है। ज्ञानमीड का रंग जो है वो पीला है। मंगल का 2 उपग्रह है, फोबोस और डिमोस। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एशिया एवं प्रशांत के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग ESCAP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैंकॉक में। एशिया एवं प्रशांत के लिए आर्थिक एवं सामाजिक विकास आयोग का मुख्यालय बैंकॉक में स्थित है। मुद्रास्फीति का अनुकूल प्रभाव पड़ता है। मुद्रास्फीति का अनुकूल प्रभाव पड़ता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋणी पर। इस पे ऋणी पे। जब मांग और आपूर्ति में असंतुलन पैदा होता है तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती है। कीमतों में इस वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। भारत अपनी मुद्रास्फीति की गणना 2 मूल्य सूचियों के आधार पर करता है, थोक मूल्य सूचकांक एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर। मुद्रास्फीति मुख्यतः 2 कारणों से होती है, मांग जनित कारक और लागत जनित कारक। अगर मांग के बढ़ने से वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होती है तो वह मांग जनित मुद्रास्फीति है। अगला है, वास्तविक आय बटा जनसंख्या बराबर होगी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। क्या हो जाएगा? प्रति व्यक्ति वास्तविक आय होगी। साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद अर्थात राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। प्रति व्यक्ति आय किसी देश, राज्य, नगर या अन्य क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की औसत आय होती है। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों को सभापतित्व किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 का। वो भी कब किया गया? तो 1924 के अधिवेशन जो बेलगांव में हुआ था। इस अधिवेशन में स्वराज पार्टी के नेताओं कांग्रेस के अभिन्न अंग के रूप में कांग्रेस के नेतृत्व में विधानमंडल में अपना काम करते रहेंगे, यह निर्णय को मंजूरी प्रदान की गई थी। सर सैयद अहमद खान ऐसे व्यक्ति थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी भी संबंध नहीं रहे। बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के अध्यक्ष होते हुए भी कभी भी अध्यक्षता
नहीं किए थे। इनमें कौन सा सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अबुल कलाम आज़ाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ए.यू. ह्यूम के द्वारा की गया था और अबुल कलाम आज़ाद 1923 के दिल्ली कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। अबुल कलाम आज़ाद का जन्म कब हुआ था? तो 1888 ईस्वी में मक्का में हुआ था। अबुल कलाम आज़ाद अब तक का सबसे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। निम्नलिखित में किसने भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक। 28 अप्रैल 1916 को पुणे में भारतीय होम रूल लीग बल का गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित किया गया था। कब? 28 अप्रैल 1916 को। सर्वप्रथम आयरलैंड के नेता रेडमॉन्ड के नेतृत्व में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को महाराष्ट्र में होम रूल लीग की स्थापना की और एनी बेसेंट द्वारा मद्रास में सितंबर 1916 में महाराष्ट्र होम रूल लीग की अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। अगला है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नीरी कहाँ स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागपुर में स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो नागपुर में स्थित है। नीरी की स्थापना कब हुआ था? तो 1958 ईस्वी में हुआ था। CSIR की स्थापना कब हुआ था? तो 1942 ईस्वी में हुआ था। विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक हैं और इसका सही आंसर हो जाएगा विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इमारती लकड़ी के लिए। इमारती लकड़ी के लिए विषुवतीय रेखा प्रदेश में उच्च तापमान और भारी वर्षा होती है जिससे वनस्पतियों में विविधता और लकड़ी में मजबूती पाया जाता है। पृथ्वी के 12% भाग इन्हीं वनों से ढके हैं। अगला प्रश्न मैथ का है, आइए सोल्व करते हैं। यदि √54 प्लस √150 बराबर 19.60 है तो √216 प्लस √96 का मान क्या होगा? दशमलव के एक स्थान पे तक का हमें उत्तर देना है। तो आइए इसे सोल्व करते हैं। √54 प्लस √150 बराबर हो जाता है 19.60। इसे और आगे तोड़ेंगे तो 9 गुना 6 लिख सकते हैं और इसे 25 गुना 6 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 19.60 हो जाएगा। इसे और आगे करेंगे तो 9 रूट में है तो इसे बाहर करके 3 कर देंगे, 3√6 प्लस 5 इसे 25 को करके √6 बराबर 19.60 हो गया। अब 3 प्लस क्या है 8 ही कर देंगे और √6 हमें कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 19.60, यानी 8√6 बराबर 19.60 हो गया। √6 बराबर कितना हो गया 19.60 बटा 8 बराबर 2.45 आएगा। हमारे पास क्या आ गया 2.45 आ गया, जो कि कितने क्या √6 के मान आ गया। अब कह रहा है पूछ रहा है √216 प्लस √96, इसे लिख सकते हैं कितना √6 गुना 6 गुना 6 216 हो जाएगा, प्लस इसे लिख सकते हैं √4 गुना 6 लिख सकते हैं, ये 96 हो जाएगा। इसे अगर हम करेंगे 6√6 प्लस इसे करेंगे 4√6, अब इसे 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा 10√6 हो जाएगा। 10 गुना √6 का मान कितना था 2.45, हमारे पास कितना आएगा 24.5। आंसर हमारे पास आ जाएगा कौन सा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए 24.5 आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 742 को 5.9 के अनुपात में 2 भागों में बांटने पर दोनों हिस्सों में कितनी कितनी राशि आएगी? तो पहला हिस्सा बराबर क्या हो जाएगा, पहला हिस्सा बराबर हो जाएगा सीधे 742 गुना 5 बटा 5 प्लस 9 कर देंगे, आ जाएगा 5 गुना 53 बराबर 265 रुपया। तो दूसरा हिस्सा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 742 माइनस 265 बराबर हो जाएगा 477। आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन बी। यदि दो संख्याओं के लघुत्तम समवर्त और महत्तम समवर्त 70 और 7 है, यदि उनमें से एक संख्या 35 है तो दूसरी संख्या क्या होगा? तो दूसरी संख्या बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं LCM गुना SCF बटा क्या हो जाएगा पहली संख्या हो जाएगा, यानी 70 गुना 7 बटा कितना हो जाएगा 35 बराबर क्या हो जाएगा 14। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अब संख्या 96,961 में 9 के स्थानीय मानों का योग ज्ञात करना। स्थानीय मानों का यहाँ पर 9 कितने हैं, 2 जगह है। आइए देखते हैं 9 6 9 6 1, यहाँ का स्थानीय मान कितना हो जाएगा
तो ये हो जाएगा 900, क्योंकि 9 है ऊपर से ये 2 शून्य हो जाएगा 900। और यहाँ का स्थानीय मान हो जाएगा ये एक 9 के 9 लिखा जाएगा, और इसके बाद कितनी संख्या 1 2 3 4, 4 शून्य हो जाएगा। अब कह रहा है स्थानीय मानों के योग ज्ञात करना है। अगर इसे योग करेंगे, जोड़ेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 00909 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा हमारे पास वो है डी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि ए और बी क्रमशः 1 लाख 1.5 लाख का निवेश करके एक कारोबार शुरू करते हैं। 24,000 की कुल लाभ में से प्रत्येक को मिलने वाला हिस्सा कितना है। तो सबसे पहले क्या है, ए और बी। अगर ए 1 लाख करता है, एक पे कितना तो 5 शून्य, और बी पे जो 1.5 लाख का ये निवेश कर रहा है, यानी ये 2 के रेशियो में और ये 3 के रेशियो में निवेश किया जा रहा है। तो ए के लाभ का हिस्सा कितना होगा, ए के लाभ के लिए 2/2 + 3 5 गुना कितना, टोटल लाभ कितना हो रहा है तो 24,000 रुपया हो रहा है। तो इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 9600 रुपया। तो बी का लाभ कितना हो जाएगा 24,000 माइनस 9600, ये हमारा निकल के आ जाएगा 14,400। आंसर हमारे पास आ जाएगा डी। 10 सेबों के नमूने में एक सेब के औसत भार की गणना 104 ग्राम के रूप में की गई थी। बाद में यह पाया गया कि कांटे ने प्रत्येक सेब का भार 20 ग्राम कम दिखाया था। उस नमूने में एक सेब का सही औसत भार क्या है। तो आइए देखते हैं। सही औसत भार बराबर क्या हो जाएगा 104 तो पहले दिखाया, प्लस 20 जो है 20 ग्राम कम, 20 गुना 10 इतना ग्राम बढ़ गया क्योंकि 20 ग्राम कम दिखाया, बट इसे भी 10 से भागा देंगे तो औसत आ जाएगा। 104 तो पहले था ही, और अब ये कितना हो गया, ये हो गया 20, यानी 124 ग्राम हमारा औसत भार आ गया है। सही औसत भार कितना हो जाएगा 124 ग्राम, बी हो जाएगा। 20%, 10% और 15% के क्रमिक छूट किस एकल छूट के समतुल्य होगा। 20% और 10% के अगर समतुल्य निकालते हैं तो क्या हम लोग करते हैं, 20 + 10 और छूट है तो 20 गुना 10/100 बराबर ये हो जाएगा 28%। और फिर 15% देखेंगे, 28 + 15 माइनस 28 गुना 15/100 ये हो जाएगा 38.8%। यही हमारा है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए बी से 20% अधिक है, बी सी से 40% कम है। यदि डी ए से 25% अधिक है तो डी बी और सी के योग से कितने प्रतिशत कम है। तो इसे इस तरह सोल्व करेंगे। यहाँ पर बी ए लिखेंगे, यहाँ पर बी लिखेंगे, यहाँ पर सी लिखेंगे और यहाँ पर डी लिखेंगे। अगर बी को हम 100 मानते हैं, कह रहा है बी से 20% अधिक है, यानी ए कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। सी क्या कह रहा है कि सी से कम था कितना 40%, तब 100 आया था, तो हमें यहाँ कितना लिख देंगे करना होगा 100 गुना 100 बटा कितना 100 माइनस 40, ये 100 है कितना होगा, ये सोल्व करें कितना होगा 500/3 हो जाएगा। और डी का डी ए से 25% अधिक है, तो ए कितना था, तो ए जो हमारे पास है 120 है, 120 के 125% निकाल लेंगे, हमारे पास हो जाएगा 150, यानी एक 150 आया, एक 500/3, 100 आया, 120 आया। अब प्रश्न में कह रहा है कि जो डी है बी + सी से कितना कम है, तो पहले हमें क्या निकालना है बी + सी निकालेंगे, यानी 500/3 + 100 बराबर कितना हो जाएगा 800/3 हो जाएगा। और माइनस डी करना है, तो 800/3 माइनस डी कितना है 150 बराबर कितना हो जाएगा 350/3 हो जाएगा। अब परसेंटेज कमी बराबर क्या हो जाएगा, कमी बराबर हो जाएगा तो 350/3 कितने में बी + सी में कह रहा है, यानी 800/3 में गुना ये हो जाएगा 100, तो हमारे पास आ जाएगा कितना 350/800 गुना 100 बराबर 43.75%। आंसर हमारा आ जाएगा 43.75% बी। अगला है, एक कक्षा में कुछ छात्रों का वजन का औसत 58.4 किलोग्राम था। जब 62.8 किलोग्राम औसत वजन वाले 5 छात्र उस कक्षा में और शामिल हुए तो कक्षा में सभी छात्रों का औसत वजन 0.55 किलोग्राम बढ़ गया। प्रारंभ में कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी थी।
अब माना कि प्रारंभ में कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी थी, x थी। अब कह रहा 58.4 अगुना कितना x हो जाएगा पूरा संख्या प्लस कितना औसत के वजन के 5 छात्र आया, 62.5 कितना 8 का अगुना कितना छात्र 5 छात्र शामिल हो गए। ये बराबर हो जाएगा कितने, तो 5 प्लस एक्स अगुना 58.4 प्लस बढ़ के कितना आया 0.55 इतने को हमें बराबर कर दिए, क्योंकि 5 छात्र उस कक्षा में और शामिल हुए तो सभी छात्रों का औसत कितना होगा, पहले x था उसके बाद फिर 5 है और सभी का औसत 58.4 तो था ही, उसमें 0.55 बढ़ गया। हमारे पास ये प्रश्न से तो आ गया। जब इसे सोल्व करेंगे तो कितना होगा 58.4x प्लस 314 बराबर 58.95x प्लस 294.75 यानी 0.55x बराबर 19.25 x बराबर हो जाएगा 35। यानी शुरुआत में कितना छात्र था, तो वो 35 छात्र था, बाद में 5 छात्र और बढ़ गया। जब एक वस्तु के अंकित मूल्य 240 है, इसे अंकित मूल्य पर 10% की छूट देते हैं, वे बेचा गया। यदि लाभ 8% हुआ तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। चलिए आइए सोल्व करते हैं। क्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य गुना 100 माइनस छूट बटा 100 प्लस लाभ। ये हमारे पास फार्मूला है 240 गुना 100 माइनस 10 बटा 100 प्लस 8 बराबर 240 गुना 90 बटा 108 हमारे पास आ जाएगा 200। आंसर हो जाएगा ए 200। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। सुरक्षा शील्ड अनावरण। आंसर हो जाएगा डी प्रकटीकरण। जिस प्रकार किसी वस्तु को सील करना सुरक्षा को बढ़ाता है, उसी प्रकार किसी प्रतिमा को प्रकटीकरण करना अनावरण कहलाता है। अगला है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से है। तो अगर हम 75 गुना क्या करते हैं 9 करते हैं तो कितना आता है 675 आता है। ठीक उसी प्रकार अगर हम 15 गुना क्या कर देंगे तो 45 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 675 आ जाएगा। 45 गुना 15 कर देंगे तो 675 आ जाएगा। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 45। एक निश्चित कूट भाषा में यदि एंग्री को इतना और इसको इतना लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में ड्रैगन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो ए को लिखा गया है 3, एन को लिखा गया है 6, जी को लिखा गया है 9। इसी तरह लिखा गया है ड्रॉप को भी यही लिखा गया है। यहाँ सभी अक्षरों को एक निश्चित संख्या कोड दिया गया है। अब उसी से ड्रैगन लिखते हैं। डी का क्या लिखा गया था तो 2 लिखा गया था, आर के साथ, ए के 3, जी के 9, ओ के 1 और एन के 6। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन टी। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह में संबंधित है। तो आइए देखते हैं ये किस तरह है। ए बी यू एस आई भी ई। अगर इसे +2 करते हैं तब वो सी लिखा गया, यहाँ से +2 लिखा। बी से कितना लिखा गया है तो -1 करके लिखा गया है। अगले बार से +2 किया है तो डब्लू आया, फिर -1 किया है तो क्या आया है आर आया है। यानी +2 -1 +2 -1 का सीरीज चल रहा है। अगर उसी तरह देखेंगे वायलेंट के तब भी से +2 करेंगे तो क्या होगा x होगा, और i के -1 करेंगे तो h होगा। आंसर हमारे पास आ जाएगा ए। चलिए अगले देखते हैं। अगला प्रश्न कि सांप रेंगना घोड़ा। सही आंसर हो जाएगा सरपट दौड़ना। सांप क्या है एक जगह से दूसरे जगह रेंग कर जाता है, उसी प्रकार घोड़ा एक जगह से दूसरे जगह सरपट दौड़ के चल कर जाता है। आंसर हो जाएगा ए। संविधान की प्रस्तावना में प्रारंभिक शब्द जो है प्रारंभिक शब्द बी द पीपुल क्या है बी द पीपुल कहाँ से ग्रहण किए गए हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा से। संविधान की प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द बी द पीपुल अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा से ग्रहण किया गया है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि प्रस्तावना की जो भाषा है भाषा जो है वो कहाँ से लिया गया है तो वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग से शुरू होती है। अंगीकृत अधिनियमित और आत्म
समर्पित करते हैं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट है मई 2023 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने युगलों को भारतीय संविधान के खाली स्थान के अंतर्गत विवाह के असाध्य रूप से टूटने के आधार पर तलाक लेने का अधिकार दिया है। आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 142(1) के तहत मई 2023 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने युगलों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142(1) के अंतर्गत विवाह के असाध्य रूप टूटने पर तलाक लेने का अधिकार दिया है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में पारित किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि जब दंपत्ति के बीच सुलह की कोई भी गुंजाइश नहीं हो तो विवाह विच्छेद किया जा सकता है। लोकतंत्र उस राजनीतिक व्यवस्था का घोतक है जिसमें हो, आंसर हो जाएगा डी, व्यक्तिगत सत्ता का अभाव, संवैधानिक सरकार, विधि का शासन। आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से सभी। हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या है? हो ची मिन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पथ प्रदर्शक। हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ है पथ प्रदर्शक। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण के बाद हो ची मिन ने सन 1945 ईस्वी में वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की एवं इनके अध्यक्ष बने। इन्हें तो वियतनाम से जुड़े हैं हो ची मिन। वर्ष 1946 ईस्वी के हनोई समझौता के अनुसार वियतनामी गणराज्य को स्वतंत्र रूप से फ्रांस ने मान्यता प्रदान कर दी और हो ची मिन, जिनका जन्म 1890 में हुआ था, वियतनाम के प्रमुख राष्ट्रवादी नेता थे। म्यांमार को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। आंसर हो जाएगा ए, बर्मा के रूप में जाना जाता है। आधिकारिक अंग्रेजी नाम को वर्ष 1998 में सरकार द्वारा बर्मा संघ को म्यांमार संघ कर दिया है। म्यांमार का मुद्रा म्यांमार ज्ञात है। म्यांमार को स्वर्ण पैगोडा का भी देश कहा जाता है। म्यांमार संरचना के आधार पर घोड़े के नाल के आकार में 3 ओर पर्वतों से घिरा है। निम्नलिखित में कौन सी यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरो। यूरो यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा है। 1 जनवरी 1958 को यूरोप के इनर 6 कहे जाने वाले 6 देश फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग द्वारा रोम की संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना की गई। इसी संगठन के बाद में यूरोपीय संघ नाम दिया गया है। 1 नवंबर 1993 को हुई थी यूरोपीय संघ की स्थापना maastricht, नीदरलैंड में। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है और 1 जनवरी 1994 को स्वतंत्र यूरोपीय मुद्रा संस्थान की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संबंधित राज्य का राज्यपाल। संबंधित राज्य का राज्यपाल पंचायतों को वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत प्रारंभ की गई? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के तहत। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के कारीगरों के लिए यह योजना प्रारंभ किया गया। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 8 राज्य हैं, जिसमें 7 बहने राज्यों में है और सिक्किम राज्य भी शामिल है। भारत के आर्थिक विकास की योजना ए प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया का लोकप्रिय नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, बॉम्बे प्लान और टाटा बिरला प्लान है। भारत की आर्थिक विकास की योजना का लोकप्रिय नाम बॉम्बे प्लान एवं टाटा बिरला प्लान है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा वैज्ञानिक विषय पृथ्वी की स्थलाकृति विशेषताओं को विवरण और वर्गीकरण से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी भू आकृति विज्ञान का संबंध पृथ्वी की स्थलाकृति विशेषताओं के विवरण और वर्गीकरण से है। और मेट्रोलॉजी का संबंध मौसम विज्ञान से है। एथोलॉजी का संबंध जो है प्राणी विज्ञान की शाखा से है, जिसमें जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। और एक्रोलॉजी जो है स्टडी ऑफ माइट्स एंड टिक्स का है। नेक्स्ट है, किसके जांच एवं पद से हटाने की अनुशंसा के बाद सरपंच और उप सरपंच को हटाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोक प्रहरी। स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लागू किया। भारत का रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उद्गम मंडलम में। भारत का रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र कहाँ है? उद्गम मंडल ऊटी में स्थित है। ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड मेयो। ब्रिटिश भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया था। लॉर्ड मेयो ने वर्ष 1872 में पहली बार सांख्यिकी सर्वेक्षण जनगणना कराई थी।
लोएस्ट चट्टान किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है? लोएस्ट चट्टान, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परतदार चट्टानें। लोएस्ट चट्टान परतदार चट्टान का उदाहरण है। 1821 में राइन नदी घाटी में बने मिट्टी के जमाव के लिए पहली बार लोएस्ट शब्द का इस्तेमाल किया गया था। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें 3 किसी न किसी एक तरह समान है, एक असमान है। समान शब्द का चयन करना है। राजकोट, अहमदाबाद, झालरापाटन और सूरत। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी झालरापाटन। राजकोट, अहमदाबाद और सूरत ये सभी गुजरात राज्य में स्थित है, जबकि झालरापाटन राजस्थान राज्य में स्थित शहर है। झालरापाटन असमान है। चलिए, असमान अक्षर समूह का चयन करना है इसमें से। तो आइए देखते हैं। एफ से एच गया +2 है, एस से जे +2 गया है, एल से एन गया है +2, एन से पी गया है +2 है, डी से एफ गया +2, एफ से एच गया है +2, टी से भी गया है +2, अब भी से डब्ल्यू -1। तो हमारे पास भिन्न कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा ए नंबर। चलिए, असमान संख्या युग्म को चयन करना है कि कौन सा असमान है। तो आइए देखते हैं। 289 325 को किस तरह लिखा गया है? 289 के अगर अंडर रूट करके +1 करके होल स्क्वायर करेंगे और उसमें फिर 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 17 + 1 कितना हो जाएगा? 18 के स्क्वायर +1, 18 के स्क्वायर 324 + 1 = 325। हमारे पास इस तरह लिखा गया है। उसी में बी में भी उसी तरह लिखा गया है, सी डी में भी उसी तरह है, लेकिन सी में जो है हमारे पास वो नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर 225 के अंडर रूट करके +1 के स्क्वायर +1 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा कितना? 15 × 1 = 16 और 16 के स्क्वायर 256 +1 कितना हो जाएगा? 257, जबकि ये यहाँ पर 241 है। हमारा ये गलत है, आंसर हो जाएगा सी। असमान शब्द का चयन करना है। इनमें से कौन हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी स्किज़ोफ्रेनिया। रेबीज, पोलियो और खसरा ये सभी विषाणु जनित बीमारियां हैं, जबकि स्किज़ोफ्रेनिया मानसिक क्षमता का प्रभावित करता है, अतः स्किज़ोफ्रेनिया असमान शब्द है। संख्याओं के 4 युग्म दिए गए हैं, 3 किसी न किसी तरह समान है। असमान संख्या युग्म कौन है ये बताना है। 23 × 29 बराबर कितना हो जाएगा? 667। 11 × 13 143 हो जाएगा, और 19 × 23 कितना हो जाएगा? तो 475 हो जाएगा। 19 × 13 हो जाएगा 27, 437 है, यानी 475 होना चाहिए, लेकिन ये 437 है, तो हमारे पास ये हो जाएगा। और 17 × 19 करते हैं तो 323 होगा। अब यहाँ का क्या रहा था कि यहाँ पहली संख्या को उसके बाद वाले अगली अभाज्य को गुणा करके दूसरी संख्या प्राप्त किया गया है। अब 23 के अगली अभाज्य 29 था, 11 के अगली अभाज्य कौन था? 13 था। यहाँ 17 के अगली अभाज्य संख्या कौन है? 19 है, 19 का अगली 23 है, तो यही हमारा अलग हो जाएगा। अगला है कि 3 किसी न किसी तरह से समान है, एक असमान है। असमान अक्षर समूह को चयन करना है। आइए देखते हैं। तो ए से डी गया, ए से डी गया +3 किया गया है, डी से एल गया +8 किया गया है, पी से टी +4 है, टी से बाई +5 है, एल से पी +4 है, अब पी से यू +5 है, यानी +4 +5 है, इसमें भी +4 और +5 है, यही हमारा अलग है, तो आंसर हो जाएगा ए। चलिए, नीचे दिए गए शब्द में शामिल अक्षरों से बन नहीं सकता, इनमें से कौन? आंसर हो जाएगा डी चेंज नहीं बन सकता है। क्या नहीं बन सकता है? तो वो हो जाएगा चेंज, क्योंकि इससे बन सकता है MESH डाइस और चार्म, ये तीनों बन सकता है, चेंज नहीं बन सकता है। 83 का कोड वाला प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। 84 नंबर प्रश्न पे आते हैं। यदि फादर को इस तरह के रूप में कोडित किया जाता है तो शीप को कैसे कोडित किया जाएगा? आइए देखते हैं। F से +2 करते हैं, H हो गया, A से +2 करके C लिखा है, T को +2 करके भी लिखा है, यानी पूरे सीरीज में +2 का चला है। उसी तरह शिप का +2 करेंगे, S का +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? U हो जाएगा, H का +2 करेंगे तो J हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कौन सा? हो जाएगा बी। इसमें भी सभी अक्षरों से +2 करेंगे तो हमारा बी आंसर आ जाएगा। MGE बराबर 25, तो LJF बराबर कितना होगा? M का क्या होता है? M का यहाँ M बराबर होता है 13, G बराबर हो जाए 7 और E बराबर होता है 5। 13 7 20 5 25 लिखा गया।
उसी तरह एल का क्या होगा 12, 10 प्लस एफ का कितना होता है 6, तो आंसर हो जाएगा 28 बी। जोसेफ को इस तरह लिखा जाता है तो जॉर्ज को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो आइए अगर जे से -4 करेंगे तो एफ होगा, ओ को -4 करते हैं क्या होगा, यानी इसमें -4 4 का सीरीज है। उसी तरह हमें क्या करना है, जी को +4 करेंगे तो सी होगा, ई को -4 करेंगे तो ए होगा, ओ को -4 करेंगे तो के होगा। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा एन आएगा, सी ए, आंसर हो जाएगा सी। 87 नंबर फिगर का प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। 88 नंबर कागज़ के मोड़ने का है, इसका जो आंसर होगा वो होगा ए। 89 नंबर के फल सब्जी सेव की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा इस तरह का आएगा। अगर इसे हम सेव रखते हैं ये फल हो जाएगा, फल से काफ़ी अलग होता है सब्जी, क्या होता है सब्जी। आंसर हमारे पास आ जाएगा जो है वो हो जाएगा कौन सा, तो वो होगा बी। 90 नंबर बीमारियां रतौंधी कैंसर। तो आइए देखते हैं, बीमारियां ये हो जाएगा बीमारियां, और ये इसी में आएंगे रतौंधी, और ये क्या आएंगे कैंसर। आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संपादक और समाचार पत्र में सुमेलित है। आइए देखते हैं, सुमेलित नहीं है, सॉरी सुमेलित नहीं पूछ रहा। राजा राम मोहन राय संवाद कौसमी सही है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर सोम प्रकाश सही है, मोतीलाल घोष अमृत बाजार पत्रिका सही है, एनी बेसेंट सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया ये गलत है। एनी बेसेंट सर्वेंट ऑफ सोसाइटी के संस्थापक का सही नहीं है। सर्वेंट ऑफ सोसाइटी और हितवाद के संपादक कौन है, तो वो है गोपाल कृष्ण गोखले। कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ के संपादक है एनी बेसेंट। किसके किसके, तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ के संपादक है जो है वो है एनी बेसेंट। आइए सूचीबद्ध और सूची 2 को सुमेलित करते हैं और बताते हैं इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो तिलैया बांध किस नदी पर है, तो तिलैया बांध है बराकर नदी पर है। किसके, बराकर। पंचेत हिल बांध कहाँ है, तो पंचेत हिल बांध दामोदर नदी पर है। राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध जो है वो चंबल नदी पर है। और माता टीला जो है वो बेतवा नदी पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो हमारे पास वो हो जाएगा ए 3, 1, 2, 4। यह एक गर्म धारा है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम जो है एक गर्म जलधारा, अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा गल्फ स्ट्रीम है। हम्बोल्ट जलधारा को पेरुवियन की जलधारा भी कहते हैं, और हम्बोल्ट जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। निम्नलिखित में कौन भारत की प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हीरालाल जे की सुंदास कानिया, हीरालाल जे कानिया। अगले प्रश्न पे चलते हैं, फॉरबिडन सिटी के उपनाम से कौन जाना जाता है, फॉरबिडन सिटी के नाम से। आंसर हो जाएगा बी ल्हासा तिब्बत। क्विटो इक्वाडोर में स्थित एक शहर है, लीमा पेरू की राजधानी है, और बोगाटा जो है वो कोलंबिया की राजधानी है। निम्न में से कौन सी क्रिया अत्यधिक उष्माक्षेपी होती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना। सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना अत्यधिक उष्माक्षेपी होता है। अम्ल को जल में डालने से तीव्र विक्रिया होती है जिससे बहुत अधिक उष्मा बाहर निकलती है। यदि 2500 जूल कार्य करने में किसी मशीन को 5 सेकंड लगता है तो उसकी शक्ति क्या होगी। 2500 जूल कार्य करने में किसी मशीन को 5 सेकंड लगता है, उसकी शक्ति जो होगा वो हो जाएगा 0.5 वाट होगा। कैसे होगा, तो शक्ति बराबर हम लोग जानते हैं कार्य बटा क्या होता है समय। कितना है 2500 वाट है, और 5 जो हमारे पास सेकेंड है, यानी हो जाएगा हमारे पास 0.5 किलो वाट। अगला है, निम्नलिखित में किसे ट्री फॉग के नाम से भी जाना जाता है, ट्री फॉग के नाम से जाना जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा कौन, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइला। हाइला को ट्री फॉग के नाम से जाना जाता है। उड़न लोमड़ी चमगादड़ को कहते हैं, उड़ने वाली छिपकली को ड्रैको कहते हैं, उड़ने वाले रेप्टाइल्स को टीरोसौरो को कहा जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि मायोपिया के रोगी को किसके निवारण के लिए चाहिए होता है। मायोपिया के रोगी को किसके निवारण के लिए चाहिए होता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अवतल लेंस चाहिए। मायोपिया रोगी नज़दीक की वस्तु को देख लेता है लेकिन इनकी दूर की स्थित वस्तु नहीं देख पाता है।
मायोपिया में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना के आगे बन जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली में चुंबकीय तीव्रता का मात्रक क्या होता है? आंसर हो जाएगा सी ओस्टेड। क्या होता है? ओस्टेड होता है। ज्योति तीव्रता का एसआई जो मात्रक होता है, एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? वो कैंडेला होता है। चुंबकीय तीव्रता का मात्रक सीजीएस में क्या होता है? ओस्टेड होता है। और एसआई मात्रक में क्या होता है? तो वो होता है टेस्ला होता है। टेस्ला होता है एसआई मात्रक में किसका? चुंबकीय तीव्रता का। सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिंकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य है। आंसर हो जाएगा डी सेटिंग की दर को मंदित करना। सीमेंट में ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिंकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य इसके सेटिंग की दर को मंदित करता है। सीमेंट कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। सीमेंट में चूने के दिए गए मात्रा से अधिक होने पर उसमें दरार पड़ जाता है और इम्यूना की अधिक मात्रा होने पर तुरंत जम जाता है। निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत प्रवाह के तापन प्रभाव पर आधारित नहीं है? आंसर होगा ऑप्शन सी माइक्रोवेव। माइक्रोवेव उपकरण विद्युत प्रवाह के तापन प्रभाव पर आधारित नहीं है। माइक्रोवेव में मैग्नीट्रॉन लगा होता है जो माइक्रो तरंगें उत्पन्न करती है। उष्मा विद्युत में किसी तार को गर्म करने से उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का अध्ययन किया जाता है। चालक का ताप बढ़ना विद्युत धारा का उसमें प्रभाव कहलाता है। प्रवाल खाली स्थान नामक फाइलम के एंथोजोआ वर्ग के अंतर्गत मौजूद समुद्री अकशेरुकी झील होते हैं, अकशेरुकी जीव होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी निडेरिया नामक फाइलम के एंथोजोआ वर्ग के अंतर्गत मौजूद समुद्री अकशेरुकी जीव होते हैं। अगला है, एक चालक अपनी कार को पहले 1.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करता है, फिर 1.2 मीटर पर सेकंड की दर से त्वरित करता है। इंजन द्वारा आरोपित बलों का अनुपात क्या होगा? F बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं m/a। m क्या है? कांस्टेंट है। F प्रोपोर्शनल टू a हो जाएगा। F1 बटा F2 बराबर हो जाएगा a1 बटा a2 यानी 1.8 बटा 1.2 हो जाएगा, यानी 3 बटा 2 यानी 3:2 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सितारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में से खाली स्थान के कारण होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अपवर्तन के कारण वायुमंडल में तारों की रोशनी का विचलन तारों का टिमटिमाना है। दिए गए वेन आरेख में त्रिभुज टेबल टेनिस खेलने वाले विद्यार्थियों को दर्शाता है, वृत्त महिला विद्यार्थियों को दर्शाता है, पंचभुज फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों को, आयत बैडमिंटन खेलने वाले को। तो आरेख में दी गई संख्या को विशेष श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या को दर्शा दी। कितनी महिला विद्यार्थी टेबल टेनिस बैडमिंटन दोनों खेलती है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा भाग? तो ये वाला भाग। आंसर हो जाएगा ए 7। दी गई आकृति को मोड़कर एक घन बनाया जाता है तो ई अक्षर वाले फलक के विपरीत कौन सा आएगा? तो ई के विपरीत जो होता है ये आता है, ए का विपरीत ओ है और आई के विपरीत जेड है। आंसर हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? तो टी हो जाएगा। एक बैटरी संचालित खिलौना प्रत्येक 30 सेकंड में 45 डिग्री दक्षिणावर्त हो जाता है। खिलौना पश्चिम की ओर सम्मुख रहता है और चालू हो जाता है। 60 सेकंड के अंत में वह किस दिशा के सम्मुख हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी उत्तर की दिशा। 7 जनवरी 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो आइए इसे सोल्व करते हैं। 7 जनवरी 2011 मतलब हो जाएगा 2000 वर्ष प्लस 10 वर्ष प्लस 7 दिन। 2000 वर्ष को कितने विषम दिन है? तो 0 है। 10 वर्ष में कितने विषम दिन है? तो 5। 7 दिन में विषम दिन का कितनी हो जाएगा? तो 0। तो 7 जनवरी 2011 के विषम दिनों की संख्या कितना हो गया? 5। 5 कौन सा में आता है? शुक्रवार आता है। कैसे? अगर सोमवार को कितना 1, मंगलवार को 2 और तो रविवार को कितना? रविवार को ... यहाँ पर 0 लिखते हैं। तो हमारा शुक्रवार कितना आ जाएगा? तो हो जाएगा 5वें दिन। आंसर हमारे पास हो जाएगा डी। अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने पर दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 111 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो 111 का हो जाएगा ए। अगला है, 5 सदस्य है KLMNO एक परिवार में है। ये क्या है? ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। आप इसे सोल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दें। काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट है, आप इसे सोल्व कर लीजिएगा। ये होमवर्क है।
इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा। थोड़ा हिंट भी दे देते हैं। इस तरह के सर्किल में इधर इंग्लैंड रहेगा और इधर भारतीय रहेगा और इधर वेस्ट इंडीज होगा और इधर दक्षिण अफ्रीका रहेगा। बाकी आप अरेंज कर लीजिएगा यहाँ पर और आंसर आ जाएगा ए, पाकिस्तान। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या 140 से 141 का एक का अंतर है? और 141 से 133 है, 8 का -8 है। 133 से 160 कितना हो जाएगा? 133 से 127 प्लस किया गया है, 160 से 96 गया है, तो ये कितना है? तो ये 64 की बात है। और यहाँ से हमें निकालना है, तो ये 1, 8, 27, 64 क्या है? 1 के क्यू, 2 के क्यू, 3 के क्यू, 4 के क्यू। तो अगला हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 के क्यू। लेकिन यहाँ पर ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, यानी 96 प्लस 125 हो जाएगा, बराबर है 25 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 221। आंसर हमारे पास आ जाएगा बी। शब्द डेवेस्टर में आगे और पीछे दोनों दिशाओं में ऐसे कितने अक्षर मौजूद हैं जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में है? आइए देखते हैं। DABSTER। आइए देखते हैं। सबसे पहले AB में 1 है और A से E में भी जो है 2 हो जाएगा। ST भी नियरेस्ट है, S और R भी है। और एक और हमें हो जाएगा B से होगा CDE, यानी ये भी हो जाएगा। और कुछ होगा RST, यानी इसके बीच में 1, 2, 3, 4, 5 या 6, यानी हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो C। 3 से अधिक अक्षर मौजूद है, इनके बीच अक्षर से जो वर्णमाला में है। तो कितने यहाँ पर आ रहे थे? यहाँ पर आते 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर आंसर 6 रहता तो 6 हो जाता। रम्या अपनी दीवार घड़ी को देखती है। घड़ी 3:50 का समय दिखाती है। जहाँ घंटे वाली सुई पूरब की ओर है, मिनट वाली सुई किस तरफ है? 3:50 में तो अगर 3 इधर है तो ये इधर हो जाएगा, हमारे पास पश्चिम और उत्तर आ जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किसी कक्षा में 48 विद्यार्थी है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की आधी है। यदि एक लड़की रश्मि की रैंक ऊपर से 15वीं और 5 लड़कियों की रैंक रश्मि से बेहतर है, तो रश्मि की रैंक कितने लड़कों से बेहतर है? तो माना कि लड़कियों की संख्या कितनी है? x है। लड़कों की संख्या कितनी है? 2x है। x + 2x बराबर कितना दिया हुआ? 48। x बराबर कितना हो जाएगा? हाँ, सॉल्व करेंगे तो वो हो जाएगा 16। अब लड़कियों की संख्या 16 और लड़कों की संख्या 32 है। लड़कियों की संख्या 16 और लड़कों की संख्या 32 है। रश्मि का रैंक ऊपर से 15वीं है। ऊपर से क्या है? 15वीं है, यानी कह रहा है रश्मि से पहले लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा? तो 15 - 5 - 1 बराबर 9 लड़का है। तो रश्मि के बाद लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा? तो 32 - 9 बराबर 23 लड़का था। तो रश्मि का रैंक 23 लड़कों से बेहतर है। हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि रश्मि का रैंक कितने लड़कों से बेहतर है? तो 23 हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जो अक्षर समूह के निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पे आते हैं। तो ये देखते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास किया गया है वो Z से W -3 है और W से T -3 है, T से Q -3 है, Q से -3 क्या हो जाएगा? N हो जाएगा। M से K -2 है, K से I -2, I से J -2, तो J से E -2, N E तो हमारे पास आ गया ऑप्शन ए। पहले ही मिल जा रहा तो ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है ABCDE और F फलक युक्त घनाकार गुटके की 2 अलग अलग स्थितियां दी हुई है। फलक पर F तो निचले फलक पर क्या होगा? ऊपरी फलक पर अगर F हो तो निचले फलक पे क्या हो जाएगा? यहाँ पर से देखना है कि सबसे सिमिलर इनमें से कौन है। तो D है, D से क्लॉकवाइज घूम जाइए, यहाँ भी D से क्लॉकवाइज, तो DCB हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? तो DAE हो जाएगा। अब बच गया हमारे पास जो क्या है वो जो इसमें नहीं होगा। तो यहाँ पर आंसर हमारे पास हो जाएगा F के ऊपरी अक्षर क्या होगा? तो वो हो जाएगा D हो जाएगा, यानी आंसर ये हो जाएगा। इसके जो होगा यहाँ पर F होगा। आंसर हमारे पास आ गया कितना? तो आ जाएगा A। 120 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर? तो 120 का हो जाएगा C। जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वच्छ मंडल पे, यानी कॉर्निया पर होता है। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
32 ग्राम होता है। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान 32 ग्राम होता है। O2 16 गुना 2 बराबर 32 ग्राम। एक मोल O2 अर्थ है 32 ग्राम। एक डीएनए रज्जुक में न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होते हैं। एक डीएनए रज्जुक में, आंसर हो जाएगा बी, फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा। डीएनए रज्जुक में न्यूक्लियोटाइड आपस में 3,5 फास्फोडाइएस्टर बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। दो न्यूक्लियोटाइड जुड़कर डाइन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। इसी क्रम में अधिक न्यूक्लियोटाइड जुड़कर पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनाते हैं। स्तनधारियों में संबंधित इनमें से कौन सा कथन गलत है, ये बताना है। तो इनके हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं, ये गलत है। समानता स्तनधारियों के बाल होते हैं। बच्चों को दूध पिलाने के लिए इनमें स्तन ग्रंथियाँ मौजूद होती है। कुछ स्तनधारी अंडे भी देते हैं। ये समतापी प्राणी होते हैं। हृदय 4 कक्षीय होते हैं। कितने होते हैं? तो 4 कक्षीय होते हैं। ऑक्टेवस के न्यूलैंड्स नियम के अनुसार खाली स्थान जो गुणों में कोबाल्ट और निकल जैसा है, इन तत्वों में बहुत दूर रखा गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, Fe। ऑक्टेवस के न्यूलैंड्स नियम के अनुसार Fe जो गुणों में कोबाल्ट और निकल जैसा है, इन तत्वों को बहुत दूर रखा गया है। न्यूलैंड के अष्टक नियम में दोष है कि अधिक परमाणु भार वाले तत्वों पर लागू नहीं होता है और अक्रिय गैसों के खोज हो जाने पर नवम तत्व प्रथम तत्व के समान गुण वाला होता है, न कि 8वें तत्व। डोब्रेन ने त्रिक सिद्धांत दिया था और यह त्रिक सिद्धांत कुछ ही तत्वों तक सीमित रहने के कारण विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त नहीं कर सका। अगला है हेपेटाइटिस ई के विषाणु किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जल के द्वारा। हेपेटाइटिस ई के विषाणु जल द्वारा स्थानांतरित होते हैं। हेपेटाइटिस विषाणु जनित रोग है और ये 6 प्रकार का होता है, ABCDEF और G। इस रोग का महत्वपूर्ण लक्षण है रक्त में पीत की मात्रा बढ़ जाती है और भूख नहीं लगती है। इस रोग के इलाज के लिए गामा ग्लोब्यूलिन इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। खाली स्थान एक उपकरण है जिसके द्वारा एक ही वस्तु की 2 अलग अलग तस्वीरों को एक साथ देखा जा सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टीरियोस्कोप। स्टीरियोस्कोप एक उपकरण है जिसके द्वारा एक ही वस्तु की 2 अलग अलग तस्वीरों को एक साथ देखा जा सकता है। डायलिसिस में गुर्दे खराब होने पर रक्त शोधक हेतु यूज किया जाता है डायलिसिस। स्टेथोस्कोप हृदय एवं फेफड़े की गति का अध्ययन। अगला है निम्नलिखित में कौन सा कार्बन एक अपरूप है? सही आंसर हो जाएगा डी, हीरा। हीरा कार्बन का एक अपरूप है। हीरा की संरचना चतुष्फलकीय होता है। इसका अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 होता है और यह सबसे कठोर पदार्थ है। कार्बन के अपरूपों को 2 भाग में बांटा गया है। क्रिस्टलीय अपरूप हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, ग्राफिन आदि है। अक्रिस्टलीय अपरूप में चारकोल, कोक, कास्ट, काजल आदि है। नीचे दिए गए चित्र में एक पिरामिड से विभिन्न पोषी स्तर दिखाए गए। बताइए कि किस पोषी स्तर पर सबसे अधिक ऊर्जा उपलब्ध होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, T1 पर सबसे ज़्यादा उपलब्ध होता है और ये ऊपर घटते हुए क्रम में जाता है। क्या है? घटते क्रम में है। आंसर हो जाएगा मेंटल ने मटर पर किए गए अपने प्रयोगों के निम्न में से कौन से लक्षण का चयन नहीं किया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फूल की स्थिति। मेंडल ने मटर पर किए गए अपने प्रयोगों के लिए फूल की स्थिति लक्षण को चयन नहीं किया था। ये लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित होते हैं अनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। अनुवंशिकता शब्द विलियम वाटसन ने दिया था जबकि जीन शब्द बिल्डेलम जोहानसन ने दिया था। निम्नलिखित में किस प्रकार के हैकर जिन्हें क्रैकर्स के रूप में भी जाना जाता है सिस्टम में अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए एक हैक करते हैं और इसके प्रचलन को हानि पहुंचाते हैं या संवेदनशील जानकारी चुरा लेते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्लैक हैट। ब्लैक हैट हैकर जिन्हें क्रैकर्स के रूप में भी जाना जाता है। अगला है बल की इकाई खाली स्थान है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, kg मीटर पर सेकेंड। बल की इकाई है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पृष्ठ तनाव के न्यूटन प्रति मीटर। जड़त्व गुण के किलो वर्ग मीटर। फर्न संबंधित है। आंसर हो जाएगा बी, टेरिडोफाइटा से। फर्न संघ टेरिडोफाइटा से संबंधित है। टेरिडोफाइटा का अर्थ है पंख सदृश पत्तियों युक्त पादप। प्रथम माइक्रो कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था? और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था प्रथम माइक्रो कंप्यूटर। वॉन न्यूमैन को आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है। सुपर कंप्यूटर का जनक सिमोन क्रैक को कहा जाता है और इंटरनेट का जनक बिन्स सर्फ को कहा जाता है। खाली स्थान के कारण आकाश में तारा टिमटिमाता दिखता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन। वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के कारण
आकाश में तारा टिमटिमाता दिखता है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। अगला प्रश्न है कि 4 लोगों के एक समूह में ए बी से बड़ा है, डी बी से छोटा है, सी डी से बड़ा है किंतु बी से छोटा है। इनमें से कौन सबसे छोटा है? तो हमारे पास हो जाएगा ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी। आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन ए डी। आइए कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है। कुछ मोमबत्तियाँ जो है, कुछ जो मोमबत्तियाँ हैं वो क्या है? तो बल्ब है। यहाँ पर बल्ब हो जाएगा, यहाँ पर मोमबत्तियाँ हो जाएगा। अब कह रहा है कुछ बल्ब जो है वो जनरेटर है, ये जनरेटर है। तो आइए कुछ मोमबत्तियाँ जनरेटर है, बिल्कुल गलत है। सभी मोमबत्तियाँ जनरेटर है, गलत है। आंसर हमारे पास हो जाएगा वो है सी, न तो एक और एक न तो दो अनुसरण करेगा। आइए अगला प्रश्न फिर से कथन एवं निष्कर्ष का। कुछ ड्रम जो है वो क्या है? वायलिन है। यहाँ पर जो है वो ड्रम है और कह रहा है कि कुछ ड्रम जो है वो वायलिन है। कुछ ड्रम जो है वो वायलिन है। और दूसरा कह रहा है कुछ वायलिन जो है वो पियानो है। कुछ वायलिन जो है वो पियानो है। कुछ वायलिन जो है पियानो है, पियानो। और कह रहा है सभी पियानो जो है वो बांसुरी है। क्या चीज़ है? वो बांसुरी है। यहाँ पर हो जाएगा पियानो और ये हो जाएगा बांसुरी। आइए देखते हैं। कुछ बांसुरी वायलिन है, सही है। कुछ पियानो ड्रम है, कोई भी पियानो ड्रम नहीं है, या इन दोनों भी हो सकता है। कुछ वायलिन ड्रम है, ये हो। तथा स्पष्ट है कि निष्कर्ष 1 और 4 दोनों तथा सेकेंड और थर्ड में से कोई एक अनुसरण करता है। तो यहाँ पर आंसर जो हमारे पास है वो सी हो जाएगा। इसमें एक और फिगर बन सकता है इस तरह के। अगर एक ड्रम है और ये क्या है? वायलिन है। वायलिन है तो हमारे पास हो सकता है ये जो हमारे पास है ये पियानो हो सकता है और ये यहाँ पर जो है ये बांसुरी हो सकता है। क्या हो सकता है? बांसुरी हो सकता है। तो इस तरह के भी हमें फिगर बन सकता है और इस तरह के इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अब देख लीजिएगा। आंसर निम्नलिखित शब्दों के एक तार्किक रूप में छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, घरेलू मक्खी, छिपकली, फिर बंदर, फिर मगरमच्छ, उसके बाद व्हेल। अंग्रेजी शब्दकोश में कैसे आएंगे वो व्यवस्थित करना है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। 141 नंबर फिगर वाला प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा ए। 142 का अगर हम देखते हैं कागज़ का मोड़ना है, इसका जो आंसर होगा वो होगा बी। 143 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 143 नंबर का हो जाएगा बी। 144 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा ए। 145 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा बी। 146 नंबर प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा? तो आइए देखते हैं। 44 से 45 गया प्लस 1 है, 45 से 43 माइनस 2 है, 43 से 129 क्या गया है? तो ये कितना है? 43 गुना अगर हम 3 करेंगे तो आ जाएगा 129। और यहाँ से क्या है? 129 से 33 क्या है? प्लस 4 किया गया है। और 133 से 128 क्या किया गया है? माइनस 5 किया गया। यानी यहाँ पर +1 -2 गुना 3 प्लस 4 -5 अब गुना 6 होगा। यानी 128 गुना 6 बराबर कितना हो जाएगा? 768। आंसर हो जाएगा बी। कितने त्रिभुज हैं? इसमें से आंसर हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा ए, 32 त्रिभुज है। कितने त्रिभुज है? 32 त्रिभुज है। 148 नंबर का चिन्ह को दोनों दिए गए व्यंजक को मान बराबर करना है। इसमें आंसर हो जाएगा सी। 149 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 149 का आंसर हो जाएगा बी। और 150 में संख्या को प्रश्नवाचक के चिन्ह पे क्या आएगा? आइए देखते हैं। पंक्ति 1 में क्या है? 42 - 38 बराबर 4 है, उसे 2 बार लिखा गया है। 4 4 28 माइनस कितना किया गया है? 23, तो ये होगा 5। इसे 5 5 2 बार लिखा गया है। 40 - 37 कितना? 2, इसे 2 बार लिखा जाएगा। आंसर हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ये था प्लेटफॉर्म के बिहार एसएससी के लिए प्रैक्टिस सेट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा।